96.7 FM પર આકાશવાણીનું અમદાવાદ વડોદરા કેન્દ્ર છે. પ્રસ્તુત છે કાર્યક્રમ ઉદ્યોગ જગત. આજના કાર્યક્રમમાં આપ સાંભળશો ઉદ્યોગોમાં કાર્યરત અસંગઠિત કામદારો માટે ભારત સરકારની વિવિધ કલ્યાણકારી યોજનાઓ એ વિશે ભારત સરકારના શ્રમ મંત્રાલયના વેલફેર કમિશનર JNS ચૌધરીની મૌલિન મુનશીએ લીધેલી મુલાકાત. ઉદ્યોગ જગત કાર્યક્રમ સાંભળતા સૌ શ્રોતા મિત્રોને મૌલિન મુનશી નમસ્કાર. મિત્રો, ભારત સરકારની અનેક કલ્યાણકારી યોજનાઓ છે. કામદારો માટેની યોજનાઓ છે. અસંગઠિત કામદારો જે હોય, બીડીના વ્યવસાયમાં કામ કરતા હોય, ખાણ જે હોય એમાં કામ કરતા હોય, આ બધા અસંગઠિત છે. બરાબર છે. રોજે રોજે એ લોકોને જે વેતન મળે એ જગ્યાએ જાય, જે પ્રમાણે એમને ઈચ્છે ત્યાં જાય. હવે આ લોકોના જે કલ્યાણ માટે શું થઈ શકે અને ભારત સરકાર, કેન્દ્ર સરકાર શું કરી રહી છે એ વિશે માહિતી આપવા માટે આજે મારા આકાશવાણી સ્ટુડિયોઝમાં ભારત સરકારના શ્રમ મંત્રાલયમાં જે વેલફેર કમિશ્નર તરીકે કાર્યરત છે તે JNS चौधरी साहब उपस्थित છે. चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी स्टूडियो में. नमस्कार सर, आप बताएंगे कि ये जो असंगठित क्षेत्र के जो कामदार है, जो रोज रोज की मजदूरी पे काम करते, तो उनके लिए केंद्र सरकार की कौन सी योजनाएं है? साहब, भारत सरकार ने अभी अगर आप देखेंगे देश में 92% टोटल वर्कफोर्स का वो असंगठित क्षेत्र के अंदर काम करती है. और उस क्षेत्र के लिए भारत सरकार ने बहुत ज्यादा उनकी सोशल सिक्योरिटी के लिए, उसके कवरेज के लिए भारत सरकार ने अलग से एक डायरेक्टर जनरल लेबर वेलफेयर एक विभाग बनाया जो असंगठित क्षेत्र के वर्करों के लिए काम करता है. हम लोग जो हैं पूरे हिंदुस्तान में 18 रीजन है. मैं यहाँ गुजरात रीजन में, अहमदाबाद रीजन है ये, जो गुजरात के लिए काम करता है. अच्छा, तो आपके जो क्षेत्र है गुजरात रीजन में, तो आपको क्या क्या इसमें कामगिरी करनी होती है? हम कामगारों के लिए, असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए 3 प्रकार से उनको सहायता पहुंचाते हैं. नंबर 1, हम उनके लिए हाउसिंग, सरकार जो है समय समय पर हाउसिंग की स्कीम देती है हमारे पर्टिकुलर बीडी और माइंस वर्कर के लिए, जिनके लिए हम उनको 1.5 लाख रुपए फाइनेंशियल असिस्टेंट देते हैं, सहायता देते हैं उनको. और उसको हम 50-50 हजार रुपए में 3 बार में इंस्टॉलमेंट में देते हैं. एक बार उसका नीचे जब उसकी वो बुनियाद रखेगा, फिर उसके बाद वो दीवार करेगा, फिर वो उस पर जो छत डालेगा, रूफ करेगा. इस प्रकार से हम उसको उसमें देते हैं. दूसरा है हमारा मेडिकल केयर का. हम इन कामगारों के लिए मेडिकल केयर करते हैं. उसके अंदर हमारे पास 11 डिस्पेंसरियां हैं जो ऑल ओवर गुजरात में है, जहां पर हमारे डॉक्टर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं और बाकी हैं. हम वहां पर कामगारों को ओपीडी में फ्री ऑफ कॉस्ट सुविधा देते हैं, उसके कामगारों का और उनके परिवार के सदस्यों को भी. उसके साथ साथ हम लोग जो हैं स्पेशली भी उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट देते हैं. जैसे टीबी के लिए हम उनको 750 रुपए से 1000 रुपए तक पर मंथ उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट देते हैं. और एक हमारा हर हॉस्पिटल में, जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उसमें एक हमारा बेड रिजर्व है. अच्छा, टीबी उसके ये लिए. ऐसे ही कैंसर के लिए, कैंसर में जितना भी खर्चा होगा, खर्चे को हम जो रिम्बर्स करते हैं. 7.5 लाख रुपए तक भारत सरकार कोई भी कैंसर का पेशेंट है जो ऑर्गेनाइज सेक्टर का है उसको हम देंगे. हार्ट डिजीज हो गई है, किसी को हृदय रोग हो गया, उसके लिए भी हम 1,30,000 रुपए तक हम उसको सहायता देंगे. उसी प्रकार अगर किडनी ट्रांसप्लांट कराई है तो उसके लिए भी हम 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी. और अगर हर्निया है, अपेंडिक्स है, या कोई ऐसी बीमारियां औरतों की हैं या प्रोस्टेट वगैरह है, उसके लिए भी हम 30,000 रुपए तक की सहायता उनको देते हैं. चौधरी साहब, एक प्रश्न ऐसा हो रहा है, जो हमारे कार्यक्रम सुनने वाले श्रोता मित्र है जो असंगठित क्षेत्र के कामगार होंगे, कि अगर ये लाभ उनको प्राप्त करना है जी, तो वो कैसे अप्रोच करे, आप तक कैसे पहुंचे? जी, जैसे मैंने बताया कि जो हेल्थ है, हेल्थ के लिए तो आपको हमारा कार्ड बने हुए हैं. जो वर्कर हैं वो हमारे ऑफिसर में पहले, अभी कार्ड बनने बंद हो गए, वो रजिस्टर्ड है हमारे यहाँ वर्कर सारे. हमारे डिपार्टमेंट के जो मेडिकल ऑफिसर है, फार्मासिस्ट हैं, जो हमारी डिस्पेंसरी है, वहां पर उन्होंने सर्वे करके कार्ड बनाए हुए हैं. दूसरी बात ये, उससे कार्ड बनता है तो उनको ये. दूसरी बात ये, फाइनेंशियल असिस्टेंट हम देते हैं. इनके जो बच्चे हैं उनके लिए हम लोग स्कॉलरशिप कर देते हैं.
अच्छा, स्कॉलरशिप देते हैं। स्कॉलरशिप जो है वो प्राइमरी लेवल पर है, प्री मैट्रिक है और मैट्रिक है, पोस्ट मैट्रिक है, दो लेवल पर हम देते हैं। जो प्री मैट्रिक है उसमें 1 से 10 क्लास वाले को 1,000 रुपए से लेकर 2,000 रुपए तक का स्कॉलरशिप देते हैं, और जो पोस्ट मैट्रिक है उसके लिए हम 3,000 रुपए से लेकर के 25,000 रुपए तक उनको ये देते हैं। और ये इसके लिए वो लोग जो हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, किसका बच्चे को क्या चाहिए, उसके लिए बच्चे के जो पेरेंट्स हैं वो बीडी या माइंस वर्कर होने चाहिए। उस बच्चे को पेरेंट्स का जो है आधार कार्ड बच्चे का भी और पेरेंट्स का होना चाहिए, और उनकी जो इनकम है बीडी वर्कर की वो 1,20,000 पर एनम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और माइंस वर्कर के लिए ये सीलिंग नहीं है, माइंस वर्कर की कितनी भी उसकी है उसके लिए देता, और बैंक पासबुक और उसका आधार कार्ड बच्चे का जी। ये एक हमारा पोर्टल है, पोर्टल पे जाकर के अप्लाई करें। नॉर्मली ये जो है 15 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक हर महीने पोर्टल खुला रहता है, और वर्कर का जो बच्चा है अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो हमारी जो डिस्पेंसरियां हैं उसमें डॉक्टर जो स्टाफ बैठा हुआ है वो उनको असिस्ट करता है पोर्टल पर उनका डिटेल चढ़ाने के लिए। जो EIS हॉस्पिटल होती है वो नहीं, हमारे ही अब डिस्पेंसरीज हैं जो हमारे डॉक्टर्स हैं। ओके, अच्छा सर, एक बात ये भी आती है कि जैसे अभी जो बांधकाम उद्योग है, बहुत सारे बिल्डिंग बन रहे हैं, तो वहां भी जो मजदूर रहते हैं तो वो भी असंगठित होते हैं, तो वो भी इसमें आते हैं। सब जो बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट है उसके लिए, जिसको राज्य सरकार और केंद्र सरकार उसके लिए दूसरी मशीनरी है। अच्छा। और उसके लिए एक अलग से बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड बना हुआ है। ओके, जिसको राज्य सरकार ये करती है, उसमें उनके लिए अलग से स्कीम चलती है। ओके, हाँ, जिसको हम इन्फोर्स नहीं करते, हम पर्टिकुलरली बीडी और जो नॉन कोल माइंस वर्कर हैं केवल उनके लिए करते हैं जिसका कोई एम्प्लॉयर नहीं है। जी हाँ सर, आपका अनुभव कैसा रहा, ये सब जो योजना है उसका लाभ लेने के बाद उनके जीवन में कैसा परिवर्तन आप देख रहे हैं? देखिए साहब, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जैसा मेरा 2 साल का अनुभव रहा है मुझे यहाँ पर, अभी हाउसिंग में जो वर्कर है हमारा उसको मकान बन गया है। हमने करीब 17,49,37,500 रुपए वर्करों को फाइनेंशियल असिस्टेंट दिए मकान बनाने के लिए, जिसमें हमने 1163 मकान बीडी और माइंस वर्कर के बनाकर, आज वर्कर बहुत खुशहाल जीवन से उसमें रह रहा है। नंबर 1। नंबर 2, जो हम स्कॉलरशिप देते हैं वर्करों के बच्चों को, उससे बच्चों का जीवन खुशहाल हो जाता है, बड़ा उनको फर्क पड़ता है। उसके साथ साथ हम और भी स्कीम है, जैसे ई श्रम कार्ड बना के देते हैं, पेंशन योजना है। ई श्रम कार्ड के आज की डेट में प्रत्येक वर्कर को कोई भी बेनिफिट लेना है तो उसको ई श्रम कार्ड बनवाना जरूरी है जी, वो हम देते हैं। इससे वर्कर के जीवन में खुशहाली हो गई है। वर्कर को कोई भी दिक्कत होती है, हम वहीं जाकर के जहां उसका क्लस्टर है, जहां वो रहता है या जहां काम करता है, आ नहीं सकता तो हम कैंप लगा करके उनको वहीं पर ही दवा देते हैं। जी, तो ई श्रम कार्ड की बात कर रहे थे, इसमें कौन कौन से लोग आ जाते हैं ई श्रम कार्ड में? जो इसमें कोई भी वर्कर, अच्छा, चाहे वो बीडी वर्कर है, माइंस वर्कर है, कहीं का भी कोई भी वर्कर है, कोई भी कॉबलर है, कारपेंटर है, मैशन है, कोई भी वर्कर मैन कैटेगरी में उसका ई श्रम कार्ड बनेगा। अच्छा। उसमें लिखा जाएगा कि उसकी कैटेगरी एग्रीकल्चर वर्कर है, कोई भी वर्कर है। अच्छा, और उसमें यह भी रहता है कि जिसका ई श्रम कार्ड होगा उसी को ही लेबर के बेनिफिट जो है उसको मिलेंगे। आज की डेट में सरकार जो है हमसे ये वर्करों को, मैक्सिमम लोगों को हम इसमें कवर कर रहे हैं, जिससे कि उन्हें सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा दी जा रही सभी सुविधाएं, स्कीमों का फायदा हो सके। यानी ई श्रम कार्ड में रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत जरूरी है आज की डेट में। तो उनको अलग अलग फैसिलिटी भी मिल सकती है। हम देते हैं, हम उनको बुला करके, हमने करीब करीब अभी तक अपने गुजरात स्टेट में जो बीडी और माइंस वर्कर हैं, हमने 79% वर्कर्स को कवरेज कर दिया। 21% रह गए। 21% में वो वर्कर है जो माइग्रेट वर्कर्स है, जो आज यहां काम कर रहे हैं, कल इस माइंस में कर रहे हैं, परसों दूसरी माइंस में कर रहे हैं, और दूसरी स्टेट के जो लोग हैं मैक्सिमम माइग्रेटेड वर्कर्स हैं। बराबर। मगर इसमें एक दिक्कत आती होगी आपको कि ये सब जो है अनपढ़ होते होंगे जी, तो इनको कैसे ई श्रम कार्ड बनाना, क्या प्रोसीजर, वो उनको मालूम नहीं होता होगा। नहीं, उनको सब, इसीलिए हमारा स्टाफ है, हमारे डॉक्टर्स है, फार्मासिस्ट हैं, और हम CSC जो CSC है, सेंटर है जहां ये कार्ड निकलते हैं, हम जो है डिस्पेंसरी के अंदर ही वर्कर का ई श्रम कार्ड निकाल देते हैं। अच्छा, पूरी सहायता देते हैं, कैसे पूरी निकालना सहायता है? देते हैं।
बराबर। उसका फॉर्म भी भराते हैं वजीफे के लिए, स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भी भराएंगे, उसको ये भी करेंगे, और जो भारत सरकार के स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है उसके विषय में भी वर्करों को बताएंगे कि भाई ये स्कीम चल रही है। बराबर। जैसे ट्रेडर्स हैं, छोटे छोटे ट्रेडर्स हैं, उनके लिए भी पेंशन योजना है, प्रधानमंत्री श्रम दे मान योजना है, उसमें जो कोई भी वर्कर है उसको पेंशन मिलेगी। अच्छा। ऐसे ट्रेडर्स के लिए नेशनल स्कीम फॉर ट्रेडर्स है, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, एनपीएस ट्रेडर्स स्कीम है। एनपीएस में जो वर्कर है, छोटी छोटी दुकानें, पान वाला, चाय वाला, वो वाला, उसके लिए भी सरकार ने योजना बनाई है। उसमें भी वर्कर को एक पर्टिकुलर उसको पैसे जमा करने पड़ेंगे और उसको 60 साल जब एज हो जाएगी तो उसको पेंशन मिलेगी। ये पेंशन वाली बात बहुत अच्छी है सर, क्योंकि ये जो कामदार लोग हैं उनकी बचत बहुत कम रहती है। सब पेंशन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उस एज में अभी पेंशन जो है, सरकार ने जो सरकार की योजनाएं हैं उसमें पेंशन के लिए सबसे ज्यादा एम्फेसाइज किया जा रहा है, और इसीलिए हम ई श्रम कार्ड, क्योंकि पेंशन बनेगी तब ई श्रम कार्ड होगा। बराबर है। और इसके साथ साथ जो बीडी वर्कर्स हैं, उनके जो वार्ड्स हैं, हम उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए भी, जो आने वाली जो बच्चे हैं वो उनको ये नहीं कि भाई तुम भी बीडी बनाओ, उनको स्किल डेवलपमेंट दे रहे हैं। हम आईटीआई में और एनजीओ से, बैंकों से और संस्थाओं से मिलके उनकी जो एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज करते हैं, उनके जो कमाने की जो शक्ति है वो बढ़े जी, इनहांस हो, उसके लिए भी ये डिपार्टमेंट काम करता है जी। તો શ્રોતા મિત્રો, આજે વેલફેર કમિશનર ભારત સરકારના શ્રમ મંત્રાલયના GNS ચૌધરી સાહેબે ખૂબ સરસ વાત કરી કે ઈ શ્રમ કાર્ડ શું છે અને એમાં રજીસ્ટ્રેશન કરાવવું કેટલું જરૂરી છે, પેન્શન યોજના પણ છે અને આરોગ્યના લાભો પણ મળે છે, આરોગ્ય સુવિધાને, એટલે ઘણી બધી કેન્દ્ર સરકારની કલ્યાણકારી યોજનાઓ છે અને એના વિશે ચૌધરી સાહેબે ખૂબ સરસ માહિતી આપી। સર, आज आप आकाशवाणी में आए और कीमती समय निकाल कर और हमारे श्रोताओं को ये इन्फॉर्मेशन दिया, हमारे जो कामदार भाई है उनको भी इन्फॉर्मेशन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। આપ હમણાં જ સાંભળી રહ્યા હતા કાર્યક્રમ ઉદ્યોગ જગત। આજના કાર્યક્રમમાં આપે ઉદ્યોગોમાં કાર્યરત અસંગઠિત કામદારો માટે ભારત સરકારની વિવિધ કલ્યાણકારી યોજનાઓ એ વિશે ભારત સરકારના શ્રમ મંત્રાલયના વેલફેર કમિશનર JNS ચૌધરીની મૌલિન મુનશીએ લીધેલી મુલાકાત સાંભળી। કાર્યક્રમનું પ્રસારણ 96.7 FM આકાશવાણીના અમદાવાદ વડોદરા કેન્દ્ર પરથી કરવામાં આવ્યું।